हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 29 ऑफ जनवरी 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 जनवरी 2023 की द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यूज से। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगा ये है ये वाला आर्टिकल। क्या है इसमें? ये आर्टिकल ओके। इसमें क्या है, ये आपको एक टेम्पल देखने को मिल रही है। ये टेम्पल का नाम है जतरदेव टेम्पल। क्या नाम है? जतरदेव टेम्पल। ये 11th सेंचुरी का शिव टेम्पल है, यानी कि गॉड शिव को डेडिकेटेड है ये। और ये वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बे ऑफ बंगाल से टच करती है ये। यानी कि ये जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, ये बे ऑफ बंगाल जो समुद्र है वहाँ पे टच करते हुए। जैसे यहाँ पे मैप बनाऊँ, अगर एक बार मैं मैप ही आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ओके, ये है वेस्ट बंगाल का मैप। और मैं इसे अगर जूम करूँ तो यहाँ पे आपको नीचे में बिल्कुल जो साउथ में है यहाँ पे देखने को मिलेगा साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। ये वाला साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। इसी डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे जतरदेव टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है वो यहाँ पे स्थित है साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। इसके ऊपर में आपको यहाँ पे कलकत्ता देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये इस लोकेशन की पर्टिकुलरली बात की जा रही है। यहाँ नीचे में बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे जो है हुगली रिवर आके मिलती है। तो ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो टेम्पल है ना, ये कहीं ना कहीं जो इस आउटर वॉल है इसको इरोड किया जा रहा है। इरोड मतलब क्या होता है? इरोड मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, किसी चीज़ को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, इरोड एक डिस्ट्रिक्ट भी है तमिलनाडु में, EROD। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट इरोड आपको देखने को मिलेगा। बात यहाँ पे की जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो कलकत्ता सर्किल है, उन्होंने बताई है कि ये टेम्पल के जो आउटर वॉल है, खास करके आप ये नीचे वाला वॉल अगर देखो यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इरोड हो रहे हैं, यानी कि ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ऊपर वाले थोड़े से आपको अच्छी क्वालिटी अच्छे से देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा डिस्ट्रॉय ये नीचे वाले हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता सर्किल के जो हेड है इनका कहना है कि ये नीचे वाले ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समुद्र से जो हवाएं आ रही हैं, खास करके स्टॉर्म्स वगैरह या फिर साइक्लोन्स वगैरह। लास्ट ईयर 2020 में साइक्लोन्स जो आया था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें इस टेम्पल के जो वॉल है उस पर डाले थे। इसके साथ साथ जो भी हवाएं आ रही हैं उसमें क्या होती है, सैलिनिटी होती है, यानी कि नमक के गुण होते हैं, नमकीन होते हैं वो हवाएं। और ये काफ़ी ज़्यादा इरोड इसमें कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं। ये क्या करती है, हवाओं को रोक लेती है। हवा को रोकने से ऊपर वाले कम आपको यहाँ पे डिस्ट्रॉय देखने को मिलेगी, और नीचे से ज़्यादा पत्ते तो ऊपर होते हैं ना, इस कारण से हवाएं जो है ऊपर को रोक लेती है और नीचे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं। इसको लेके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसके जो ब्रिक्स वगैरह है, सिम इसी साइज़ के ब्रिक्स से इसको रिप्लेस किया जाएगा ताकि ये मंदिर का अस्तित्व बना रहे। बाकी हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। एक आप काफ़ी सारे डिफरेंट एजेंसीज से कंफ्यूज मत करना। एक होती है ASI, GSI, BSI, देन ZSI। ये चार एजेंसीज को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों GSI, BSI और ZSI, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये तीनों के हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। बट ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, है ना, न्यू दिल्ली में। ओके, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट अलेक्जेंडर कलिंगम, ALEXANDERCUNNINGHAM, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक तरीके से, इस कारण से मैं स्पेलिंग ही कर दे रहा हूँ। ये नाम जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप जब पेपर उठा के देखो 28 जनवरी 2021 के NTPC RRB NTPC जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था ASI का फाउंडेशन किसके द्वारा और कब किया गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं पहले एग्जाम्स में, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बात करें इन तीनों बॉडीज़ के बारे में, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, इनका काम होता है जो माइंस वगैरह है, जो कि खदानें हैं, उनको खोज करना, फिर वहाँ से एक्सप्लोर वगैरह करना, यानी कि कोयले की खदानें वगैरह, इनका काम GSI का होता है। इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इसकी खोज करना। GSI हेडक्वार्टर इसके कोलकाता में देखने को मिलेगा। फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है जितने भी नए नए पौधे हैं उनकी खोज करना, उनको एक्सप्लोर करना, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, ये सारे काम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है। यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। इसके बाद आपको ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। ये क्या करता है? जूलॉजिकल, नए नाम से ही आपको पता चल रहा है जूलॉजिकल, यानी कि ये क्या करेगी, एनिमल से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे, यानी कि नए नए एनिमल्स की खोज करना, नए नए स्पेसीज की खोज करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना। इन सारे काम को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मुगल गार्डन है, कहाँ पे है, ये प्रेसिडेंट भवन जो है, राष्ट्रपति भवन, उसके जो सामने ही आपको ये मुगल गार्डन देखने को मिलेगा। इसका नाम अब अमृत उद्यान रखा गया है, यानी कि मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान रखा गया है। ये मुगलों के द्वारा नहीं बनाया गया है, बेसिकली ये मुगल मॉडल है, यानी कि कुछ मुगल के आर्किटेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, कुछ ब्रिटिशर्स के आर्किटेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे यहाँ पे जो फ्लावर्स है उसको यहाँ पे लगाया गया है, लोटस फ्लावर्स वगैरह, ज़्यादा इतना डीप में आपको नहीं जाना, बस आपको ये याद रखना है मुगल गार्डन्स जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है, इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। और ये मुगल गार्डन जो बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि डिज़ाइन जो किया गया था एडविन लिटस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अराउंड 15 एकड़्स में ये जो मुगल गार्डन है ये फैला हुआ है। अभी ये ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए, पब्लिक इसमें विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मुगल गार्डन्स को। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमृत उद्यान, यानी कि अमृत उद्यान में पब्लिक विजिट करेंगे अब। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये नाम आपको याद रखना, नाम क्या है, एडविन लिटस, इसके द्वारा डिजाइन किया गया था मुगल गार्डन। ये इसलिए याद रखना क्योंकि ये भी न्यूज़ में है, और न्यूज़ में क्या है ना, जो चीज़ें ऊपर से होती है इसके बैकग्राउंड में जाके चीज़ें पूछी जाती है, तो बैकग्राउंड में बस आपको यही याद रखना किसके द्वारा डिजाइन की गई थी और ये कहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, नोबल सेलेन, ये क्या है, एक तितली का नाम है, बटरफ्लाई का नाम, इसको यहाँ पे डिस्कवर करी गई है। नोबल सेलेन, ये बटरफ्लाई जो है इंडिया का सबसे नया बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क, आपको ये भी याद रखना, नामदफा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे नोबल हेलेन नाम की बटरफ्लाई को डिस्कवर किया गया है, जो कि इंडिया का सबसे नया बटरफ्लाई है, नोबल हेलेंस। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट 3 दिन की मीटिंग में होंगे इंडिया में, और ये मिलेंगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि एस जयशंकर साहब से, इनसे इनकी मुलाकात होगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, बस इसका नाम याद रखना आपको, कासवा कोरोसी। इसकी मीटिंग हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से होने वाली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे संडे का पेपर है, संडे में जो आपको साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, जो नर्मदा वैली है, नर्मदा रिवर है ना मध्य प्रदेश के अंदर, अगर मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप रफली यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपको अमरकंटक की पहाड़ियाँ मिलेंगी, और ये अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदी निकलती है, एक तो इधर को आ जाती है और एक इधर जाती है। इधर यहाँ पे इधर से गंगा नदी आती है और यहाँ पे पटना के पास ये नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। ओके, और ये नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। इसी के अराउंड, यानी कि ये नर्मदा वैली जो है, वैली क्या होता है, यहाँ से जितने भी नदी के पानी इस जो बड़ी नदी है इसमें आते हैं, बड़ी रिवर में, इस पूरे रीजन को, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग वैली कहते हैं, इस पर्टिकुलर रिवर के नाम पे। जैसे यहाँ पे गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आते हैं, जितनी भी नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, उन सभी के पानी के क्षेत्र को हम लोग गंगा वैली कहेंगे। ठीक इसी तरीके से नर्मदा वैली में क्या हुआ है, 90 फॉसिल्स नेस्ट्स पाए गए हैं, यानी कि 90 जीवाश्म घोंसला पाए गए हैं। किस चीज़ के, डायनासोर के, इंडिया के, सब वो भी किसके, जो कि बिलोंग करता है इंडिया की लार्जेस्ट डायनासोर, अनकवर्ड इसको किया गया, यानी कि अनकवर्ड किया गया या डिस्कवर किया गया, जो भी बोलो आप। 90 फॉसिल फ्यूल्स को हटाओ, कितना भी पाया गया उससे कोई लेना देना नहीं। बात यहाँ पे लार्जेस्ट डायनासोरस की करी जा रही है। तो लार्जेस्ट डायनासोरस जो है ये आपको मिलेगा देखने को। ये जो लार्जेस्ट डायनासोरस है इसका नाम है टाइटेनोसोरस। डायनासोरस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। डायनासोरस जो लार्जेस्ट डायनासोरस है टाइटेनोसोरस के यहाँ पे फॉसिल्स देखने को मिला है। लगभग 256 एक्स जो है फॉसिल एक्स, इसको यहाँ पे सेंट्रल इंडिया नर्मदा वैली में बिलोंग किया करता है टाइटेनोसोरस से, इसको यहाँ पे बताया गया है। और इतना ही नहीं, आपको एग के अंदर एग डायनासोरस के ये चीज़ें यहाँ पे फाउंड करी गई है। ओके, ये टाइटेनोसोरस के बारे में बताया गया है। क्या है चीज़ें, उतना डीप में नहीं जाना, आपको याद रखना नर्मदा रिवर के नर्मदा वैली में डायनासोरस के फॉसिल्स पाए गए हैं। डायनासोरस के लार्जेस्ट अगर बात करें, लार्जेस्ट डायनासोरस कौन सा होता है, तो टाइटेनोसोरस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जाम में दिया जाएगा रिसेंटली टाइटेनोसोरस वाज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस, यानी कि टाइटेनोसोरस हाल ही में न्यूज़ में था और ये क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एनिमल है और भी कुछ है, अलग अलग ऑप्शंस। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा आइडिया रखना है क्या है ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपको देखें नेक्स्ट आर्टिकल, आपको ये न्यूज़, ये आर्टिकल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, खास करके जो महिलाएं हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंट वे में पाई जाती है। ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा ये फैल रही है। इसको लेके इसकी जो थेरेपी है, यानी कि इसकी जो इलाज है, उसको लेके एक रिसर्च करी गई है। कहाँ पर रिसर्च करी गई है, जो टाटा मेमोरियल सेंटर है, कहाँ पे, मुंबई में, उसमें ये रिसर्च करी गई है। क्या रिसर्च की गई है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इसको अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करें तो ये जो सर्वाइवल है, यानी कि जो सर्वाइवल है उनको, उनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से ट्रीट करें। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वीमेन के कहाँ पे पाए जाते हैं, ओवेडीज़ में। जब ये वहाँ से सीक्रेट होता है, ओवेडीज से सीक्रेट होने के बाद
दो हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं ओवम से। कौन कौन सा? एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं यहाँ से ओवम से, और दूसरा हार्मोन जो आपको देखने को मिलेगा ये है ओस्ट्रोजन, OESTROGEN, ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और ओस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है जो ये जब ओवम से निकलते हैं, ये फलोपियन ट्यूब होते हुए यूटेरस में जब आते हैं तो यूटेरस के जो साइज वगैरह है उनको कंट्रोल करना, उनको बढ़ाना घटाना, ये काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इसके साथ साथ मेमेरी ग्लैंड में भी आपको देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इसका यूज़ किया जाएगा ब्रेस्ट कैंसर के थेरेपी के लिए। जब भी सर्जरी की जानी हो उससे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से थेरेपी की जानी चाहिए, फिर उसके बाद सर्जरी की जानी चाहिए ताकि सर्वाइवल रेट बढ़ पाए। ये रिसर्चर्स के द्वारा बताया गया है, जो कि टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर है, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, मुंबई के जो टाटा मेमोरियल सेंटर है वहाँ पे की गई है। यहाँ से ये न्यूज़ निकल के आई है। बस आपको याद क्या रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे ताकि सर्वाइवल रेट बढ़ पाए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको FAQ पेज यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले पेज में देखने को मिलेगा। ये क्या है, आप पहले ये वाला आर्टिकल को आप देखो। ये क्या T+1 सेटलमेंट साइकिल इंपैक्ट कैसे करेगा मार्केट में, इसको लेके ये पूरी की पूरी आर्टिकल है। आपको ये पता होना चाहिए T+1 साइकिल क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होती है, अलग अलग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इसके शेयर्स खरीदते हैं, फिर बेचा जाता है। यानी कि कोई अगर शेयर खरीदा हुआ है, लेट से ये पर्सन है A, दूसरा पर्सन है B। ए ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, अब ये चाहता है इसे बेचने के लिए, और बी चाहता है कि किसी इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। बी को पहले क्या करना होगा, डीमेट अकाउंट खोलना होगा। जिस तरीके से अकाउंट अभी खोलते हैं ना बैंकों में जाके, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसी तरीके से डीमेट अकाउंट एक होता है, DEMAT, डीमेट अकाउंट। इस डीमेट अकाउंट के तहत ये जो पर्सन है ये ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे, इनसे ये शेयर खरीद पाएंगे, और यहाँ से शेयर निकलने में, इसके पास आने में, फिर इसको पैसा जाने में, इन सारी चीज़ों में पहले 2 दिन लग जाता था, जिसे हम लोग T+2 कहते थे। अब क्या होगा, 1 दिन लगेगा, जिसे हम लोग T+1 कहते हैं। समझ में आ गई T+1 क्या है? शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स को खरीदने और बेचने में लगे गए समय को ही हम लोग T+1 या फिर T+2 कहते हैं। पहले हम T+2 अप्लाई करते थे, यानी कि T+2 लगता था, बट अब T+1 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 1 दिन के अंदर ये सारा सेटलमेंट हो जाएगी। यानी कि इस पर्सन से पैसा इसको पहुंच जाएगी और इसका शेयर इसके पास पहुंच जाएगा, यानी कि शेयर का खरीद बिक्री का सेटलमेंट 1 दिनों के अंदर अंदर कर दी जाएगी। इसी को T+1 कही जा रही है। ये T+1 सिस्टम जो है पूरी वर्ल्ड में, सिर्फ इससे पहले चाइना में हुआ करता है था, अब क्या हुआ है, इंडिया भी इसे एडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा कोई भी यूरोपियन कंट्री में नहीं है, USA में नहीं है, या आपको रशिया वगैरह कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ये T+1 सेटलमेंट जो साइकिल है। ये इससे क्या होगा, मार्केट में मनी का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जो मनी रेगुलेशन है, ये इन सब चीज़ों में इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों को लेकर बात की जा रही है। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो काफ़ी सारे, पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, अब क्या होता है, काफ़ी सारे ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रो ऐप है, एंजल ऐप है। इन सब चीज़ों में आप लोग डीमेट अकाउंट वगैरह खोल के शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। ये नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, एग्जामिन कर रही है। क्या एग्जामिन कर रही है, मैरिज लॉ जो है किसके लिए, माइनर्स के लिए, उसको एग्जामिन करेगी। बात यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है जो लीगल मैरिज एज है, यानी कि मैरिज की जो लीगल एज है वो क्या होती है, 18 होती है फीमेल के लिए और 21 मेल के लिए। इन सब चीज़ों पे बात की जा रही है। इसके साथ साथ कई सारे रिलीजियस मैरिज एक्ट है, मैरिज लॉज है, उनको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे रिलीजियस के जो मैरिज लॉज है वो विमेन को, यानी कि गर्ल्स को जो अलाउ करती है, वो 18 ईयर्स के एज के अबव अलाउ करती है मैरिज करने को लेके। लेकिन आपको मुस्लिम मैरिज लॉ के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई लॉ डिफाइंड नहीं है। बस कहा गया है जब भी गर्ल पॉवर्टी को अटेंड कर ले, यानी कि 15 साल लगभग हो जाए, तो उसकी मैरिज की जा सकती है। ये जो मुस्लिम मैरिज लॉ है इनके तहत कही जा रही है। तो इसी को लेके जो हमारा एक बॉडी है NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये NCPCR क्या करती है, चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। तो ये पहुंच गया कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर की। पिटीशन में क्या बताया कि जो विमेन है 15 साल की उम्र में, ये जो है पॉक्सो एक्ट को वायलेट कर, यानी कि जो पॉक्सो एक्ट आया था ना 2012 में निर्भया केस के बाद, इसको वायलेट कर रही है। कौन सा, ये जो 15 साल में मुस्लिम गर्ल्स का जो मैरिज हो जाता है, इसको लेके ये पॉक्सो एक्ट को वायलेट कर रहा है। पॉक्सो एक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस एक्ट को वायलेट कर रहा है ये NCPCR। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और इन्होंने पिटीशन दायर कर दी। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट जो है ये एग्जामिन करेंगे इस केस को लेके। अगर हम बात करें अलग अलग रिलीजन्स के, उनके जो मैरिज एक्ट्स है, इसके बारे में एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल में भी दिया हुआ है। बात करें इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत मिनिमम मैरिज एज है वो 18 ईयर्स है। इन सारे एक्ट्स के तहत लगभग 18 साल ही वीमेन का मैरिज एक्ट है। बट मुस्लिम मैरिज जो लॉ है उनके तहत 15 साल, यानी कि पॉवर्टी अटेंड करने के बाद कराई जाती है। ये लॉ कहती है, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है मैरिज के लिए, ये बातें हमको ये याद रखना है। ये क्या है, जो भी मैरिज एक्ट है उसके ईयर, यानी कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में पास हुआ था, इसको आपको याद रखना है। देन पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936
इसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाला क्वेश्चन जब आप देखोगे सीजीएल 2021 के पेपर में जाके अराउंड आई थिंक 9th और 10th अप्रैल में ना ये हुआ था पेपर, वहाँ पे आपको फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये हिंदू मैरिज एक्ट कब पास की गई थी, हिंदू मैरिज एक्ट कौन से ईयर में पास की गई थी, 1955, 56 ये सारे ऑप्शन में दिए हुए थे, तो 1955 करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे एक जो टैंक है ये देखने को मिलेगा। इस टैंक का नाम है लियोपार्ड 2, वर्जन 2 है, इस कारण से इसका नाम है 2, लियोपार्ड 2। ये टैंक जर्मनी के द्वारा डेवलप की जाती है और जर्मनी काफ़ी सारे कंट्रीज़ को ये सेल आउट करते हैं ये टैंक। ओके, बात यहाँ पे आर्टिकल में ये की जा रही है, अभी चल रहा वॉर किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज नाटो के जो मेंबर्स हैं वो जर्मनी को बोल रहे हैं कि ये जो टैंक है ना ये आप यूक्रेन को प्रोवाइड कराओ। क्यों? क्योंकि यूक्रेन रशिया के साथ काफ़ी टैकल कर पाए, रशिया को टैकल कर पाए और रशिया से जो मुकाबला है वो कर पाए। क्यों यही टैंक प्रोवाइड किया जाए? क्योंकि ये टैंक की स्पेशलिटी क्या है, ये टैंक एंटी माइंस है, एंटी माइन गाइडेड है, यानी कि इसकी अगर माइंस भी बिछा दी जाए, माइंस के ऊपर से ये टैंक अगर चलेंगे, माइंस इसमें ये टैंक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है। और भी कई सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ इस टैंक के अंदर समाहित की गई है। इन सब कारणों को लेके ये न्यूज़ में है और ये जर्मनी के द्वारा यूक्रेन को देने की बात की जा रही है। जर्मनी अभी फाइनल नहीं किया है दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आगे की बात है, बाद में हम लोग देखेंगे। बस आपको याद रखना लियोपार्ड 2 ये क्या है, टैंक का नाम है जो कि जर्मनी के पास है और जर्मनी इसे मैन्युफैक्चर करता है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के पास ये टैंक जर्मनी ने सप्लाई कर रखी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जर्मनी की बात की जा रही है। जर्मनी के जो चांसलर होते हैं, हेड जो होते हैं कंट्री के जर्मनी के, वो चांसलर के रूप में होते हैं, चांसलर की पोस्ट होते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ सीएम नहीं पीएम जो होते हैं और या फिर कई सारे कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरीके से जर्मनी में चांसलर होते हैं। और चांसलर ओलाफ स्कॉल जी है, OLAF SCHOLZ, ये चांसलर है जर्मनी के। कैपिटल की बात करें तो बर्लिन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आगे उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है एंड आई होप कि मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कस किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।